अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। हमारे पास चंद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि फ़र्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसमें हमारी कैसे मदद करता है। ये लॉ हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही कहते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये है कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में तो बदल जाती है लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेल्टा ई, विच इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू द हीट प्लस W, वेयर हीट is one form of energy and work W is another form of energy. Now हमें ये देखना है कि इसमें चंद कन्वेंशंस इस्तेमाल होती हैं, वो क्या हैं। याद रखने की बात है कि Q जो है ये पॉजिटिव भी होता है और Q नेगेटिव भी होता है। अगर तो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो उस सूरत में Q पॉजिटिव है। दूसरी सूरत में अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज करे तो उस सूरत में Q नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, और ये कन्वेंशन है। सिमिलरली जब सिस्टम वर्क करे, वर्क बाय सिस्टम, तो सिस्टम के वर्क को नेगेटिव माना जाता है। जैसे कि सिस्टम हीट रिलीज करता है तो वो नेगेटिव होती है, इसी तरह जब सिस्टम वर्क करता है तो वो भी नेगेटिव होता है। जबकि वर्क ऑन सिस्टम, जब सिस्टम पर वर्क किया जाए तो उस सूरत में वर्क को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। और ये चीज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हमें स्टेटमेंट को समझना है और देखना है कि कब एनर्जी पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, सिमिलरली कब वर्क नेगेटिव है और कब वर्क पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स में वर्क को लिया जाता है एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट वर्क के इक्वल कैसे होगा, इसको समझना है थोड़ा सा। फिजिक्स में हम लोग वर्क को समझते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क है ये इसके बराबर कैसे हो गया। बेसिकली जब हमने कहा कि ये भी वर्क है और ये भी वर्क है तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं दैट मीन कि इन दोनों के यूनिट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, कि दोनों की डायमेंशन आपस में बराबर होनी चाहिए। अब इसकी डायमेंशन तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ये है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो ये आ जाता है न्यूटन मीटर और ये जूल के इक्वल है। अगर आप इसको डिटेल में लेके जाना चाहते हैं, इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो नोट करें कि न्यूटन जो है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर तो मीटर ही है। तो इसको अगर हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशंस के अंदर किलोग्राम, इसको मैस कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर इसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्क्वायर है, और सेकंड इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और ये -2, और इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दी जाता है। तो ये है डायमेंशंस ऑफ वर्क। अब हमने ये प्रूव करना है कि
यहाँ पे भी ऐसे ही है, तभी तो ये फॉर्मूला सही माना जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला दुरुस्त नहीं माना जाएगा। अच्छा, आप इसको यूनिट की हद तक भी रख सकते हैं, यूनिट से भी ये क्लियर हो जाएगा। आप इस लेवल तक आना चाहते हैं तब भी ये ठीक है। तो हम यूनिट्स तक करके इसको ख़त्म करते हैं, फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो प्रेशर का यूनिट ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो इनको आप इकट्ठा करें तो ये देखें बहुत आसान है। तो इनकी पावर ऐड अप हो जाएगी और ये आ जाएगा -2 + 3 विच इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर जूल के इक्वल है। आगे डायमेंशनल एनालिसिस करके आप बता सकते हैं कि अल्टीमेटली इसकी भी डायमेंशन यही आएंगी यहाँ से। इसको अगर हल करें ये वही चीज़ है। तो इससे साबित होता है कि वर्क के लिए ये जो फार्मूला हम फिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं और ये फार्मूला जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, दे आर इक्विवेलेंट, ये बराबर हैं। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो फेडरल बोर्ड की बुक से अगर देखें, चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, उसमें ये कहा गया है कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, तो ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए कि जब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। तो इसको हम पॉजिटिव क्यू कहेंगे और इसकी वैल्यू 848 जूल है। इसी क्वेश्चन में जब आगे चलता है वो कहता है कि वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है और उसके साथ साथ वर्क डन किया गया है सिस्टम पर। और जब सिस्टम पर वर्क हुआ है, अगेन वर्क ऑन सिस्टम, इट इज पॉजिटिव, सो W is again W is positive and it is equal to 394 जूल। तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं और क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। सो दैट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली हम इसको लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं सो किसी किस्म की हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। 848 प्लस 394 एंड आंसर कम्स टू बी 1242 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, ये फेडरल बोर्ड की बुक से है, चैप्टर नंबर 5 है और स्टेटमेंट में हमें मिल रहा है द हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। अगेन सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, तो अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव क्यू। तो इसको आप प्लस क्यू लिखेंगे और ये हमारे पास है 1800 कैलोरी। ओके, नेक्स्ट वो कहता है कि जब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो साथ ही सिस्टम ने वर्क किया है, वर्क डन बाय सिस्टम। अब जब सिस्टम वर्क करेगा तो इसका मतलब ये है कि वर्क विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो वर्क जब नेगेटिव लिया जाएगा तो इट इज इक्वल टू 2800 कैलोरी। So what is the change in internal energy? That is easy one, again by first law of thermodynamics, but अब आपने ध्यान करना है कि Q पॉजिटिव है और वर्क नेगेटिव है। सो Q की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में लिखी जाएगी 1800 और W की वैल्यू नेगेटिव में लिखी जाएगी विच इज़ 2800। सो आंसर विल बी वेरी क्लियर, it is 1000 calorie. Next question, which is question number 7 part B. Again
वही सेम उसी तरह की स्टेटमेंट है हमारे पास कि सिस्टम पर वर्क किया गया है, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पर वर्क किया गया है। तो सिस्टम पर वर्क करने का मतलब है कि W इज पॉजिटिव। सो जब W पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में काउंट की जाएगी। नाउ नेक्स्ट है कि जब सिस्टम पर वर्क हुआ है तो सिस्टम ने उसके बदले में हीट रिलीव की है, हीट रिलीव्ड बाय सिस्टम। तो सिस्टम ने हीट रिलीज की है, सो बी केयरफुल कि दिस वुड बी टेकन एज नेगेटिव और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव मानी जाएगी। वो नेगेटिव आप लिखें ना लिखें, वो मानी नेगेटिव ही जाएगी। जब आप इसको क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे तो ये नेगेटिव मानी जाएगी। ओके, तो डेल्टा ई जो है वो क्या है, डेल्टा ई इज टू बी कैलकुलेटेड, वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब फॉर्मूला में हम इसको कैसे लिखेंगे, -Q प्लस W। ये नोट करने की बात है कि वैल्यू में आप ये लिखें ना लिखें, फॉर्मूला में आपने इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है कि जो पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूमेरिकल नहीं है, बल्कि ये शो करते हैं कि सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। और ऑब्वियसली फिर इसका इफेक्ट इसकी वैल्यू पर पड़ता है। ये यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में 200 आएगा और आगे पॉजिटिव 500 आएगा। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि डेल्टा ई इन दिस पर्टिकुलर केस इज़ 300 जूल। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये हमारी हेल्प करता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अल्लाह हाफिज़।